चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से क्वेश्चन देखना। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, एक स्फेरिकल बलून है, बलून हमेशा स्फीयर के शेप में होता है, ऐसा कंसीडर करते हैं। बीइंग इन्फ्लेटेड, जब उसके अंदर हवा भरी जाती है, चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, तो उसका जो वॉल्यूम है एक कांस्टेंट रेट से चेंज होता है। बलून समझता है आपको, गुब्बारा, उसके अंदर जब हवा भरेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है, चेंज होता है। इफ इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में, इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, स्टार्टिंग में उसकी रेडियस 3 यूनिट थी, एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स, शुरू में हवा भरना चालू नहीं किए थे, पहले से उसके अंदर जो हवा रही होगी उस टाइम पे उसकी रेडियस जो थी वो 3 यूनिट थी। मतलब इनिशियली को आप t इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो उस टाइम पे उसकी रेडियस 3 यूनिट थी, एंड आफ्टर 3 सेकंड, अब 3 सेकंड तक किसी ने हवा भर दिया उसके अंदर, तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड के ऊपर इट इज 6 यूनिट्स, उसकी जो रेडियस है वो ज्यादा होकर 6 यूनिट हो जाएगी। स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तब उसकी रेडियस 3 यूनिट थी, और 3 सेकंड तक उसके अंदर हवा भर दिया, आफ्टर 3 सेकंड्स इट इज 6 यूनिट, तो उसकी रेडियस 6 यूनिट हो गई, है ना। जैसे जैसे हवा बढ़ते जाएंगे तो वो बड़ा होता जाएगा, तो उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी क्योंकि वो स्फीयर के शेप में। फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर टी सेकेंड्स, तो टी सेकेंड्स के बाद उस बलून की आपको रेडियस कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन के अंदर 3 सिचुएशन गिवन है। एक सिचुएशन ये है कि इनिशियली जब टाइम 0 था, जब किसी ने उसके अंदर हवा भरना स्टार्ट नहीं किया था, बस करने ही वाला था वो, जब t इज इक्वल टू 0 था टाइम, इस टाइम पे उसकी रेडियस 3 यूनिट थी। फिर 3 सेकंड तक किसी ने उसके अंदर हवा भर दिया, t इज इक्वल टू 3 सेकंड, तो उसकी जो रेडियस है वो 6 यूनिट हो गई। तो अब आपको ये बताना है कि t इज इक्वल टू टी सेकंड, अभी टी सेकंड कुछ भी हो सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, कुछ भी हो सकते हैं। टी सेकंड तक जब उसके अंदर हवा भरी जाएगी तो उसकी रेडियस कितनी होगी, आपको क्वेश्चन में रेडियस कैलकुलेट करना है। और कंडीशन है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए कि स्फेरिकल बलून का जो वॉल्यूम है चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, उसके अंदर जब हवा भरी जाती है तो उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेट से चेंज होता है। और बलून जो होता है वो स्फेरिकली बोल रहा है, और कभी ना भी दे वो स्फेरिकल बलून तब भी उसको स्फीयर ही कंसीडर करते हैं बलून को। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ इसको, लिखते लिखते आपको समझ में आ जाएगा। और फाइनली आपको कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर, फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर टी सेकंड। टी सेकंड तक उसके अंदर जब हवा भरी जाएगी तो उसकी रेडियस क्या होगी। इनिशियली t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स या 0, देन रेडियस r इज इक्वल टू कितना है, 3 यूनिट्स। ये क्वेश्चन में गिवन है। इनिशियली का मतलब आपको अपने तरफ से निकालना है, t इज इक्वल टू 0। फिजिक्स वगैरह में भी देखते होंगे आप, इनिशियल टाइम या इनिशियल वेलोसिटी जब लेते हैं तो टाइम वहां पर 0 रहता है। फिर एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट्स। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, जब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स था तो उसकी रेडियस कितनी हो गई, r इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t सेकेंड्स, तो टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड्स ले लो। जब टाइम t सेकेंड्स रहेगा देन उसकी रेडियस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अगर स्फेरिकल बलून के वॉल्यूम को अपन v ले ले तो उसका जो वॉल्यूम है कांस्टेंट रेट से अगर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, dv बाय dt, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हो गया, इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट k ले लेंगे बस, और इसके अंदर रख के सॉल्व करेंगे v की वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, तो उससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ये सब वैल्यूज रख रख के, तो फाइनली वी विल गेट आफ्टर t सेकेंड व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ बलून r इज इक्वल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग
द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, ये दिया हुआ है, तो इसको लिख रहे हैं हम dv बाई dt, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इज इक्वल टू कांस्टेंट को मैं k ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं आप कांस्टेंट। ये समझ आया कैसे लिखा मैंने? चलिए इसको सॉल्व करता हूँ। विच एम्प्लाइज d बाई dt और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 टाइम्स पाई आर क्यूब होता है, ये इज इक्वल टू के। यहाँ पे लिख देता हूं मैं किसी बच्चे के लिए, किसी को पता ना हो तो, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून को आप 4/3 पाई आर क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है भाई, लिख दिया मैंने, ऐसे जरूरी नहीं था आपके लिख दिया। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी टी सामने है, 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है। अब ये आर क्यूब को डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो इस टी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो आर क्यूब को डिफरेंशिएट कर सके। आर क्यूब को केवल डी बाई डी आर डिफरेंशिएट कर सकता है। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर, ये 4/3 पाई को सामने कर देता हूँ, कांस्टेंट है, और आर क्यूब को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 2r स्क्वायर लिखता हूँ, और उसमें डी आर बाई डी टी का इंटू कर देता हूँ, विच एम्प्लाइज ये 4/3 पाई, ये कांस्टेंट सामने आ गया, आर क्यूब का आर के रिस्पेक्ट में 3 सामने आ जाएगा, एक पावर कम 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी का इंटू करना है आपको, है ना? क्यों? क्योंकि अपन ने आर के रिस्पेक्ट में कर दिया उसको, तो डी बाई डी आर और डी आर बाई डी टी का इंटू कर देंगे, तो डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा, वापस आपको डी बाई डी टी मिल जाएगा। इज इक्वल टू टी के रिस्पेक्ट में जब अपन के का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, डिफरेंशिएट करना ही नहीं है उसको, के का के ही रहेगा वो। भाई डिफरेंशिएट तो अपन इसको करेंगे जिसके सामने डी बाई डी टी लगा, इसको थोड़ी करना है। नहीं तो चलो डिफरेंशिएशन करते हुए के का 0 कर दिए, डिफरेंशिएशन का साइन डी बाई डी टी इसके सामने लगा, उसी को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये टी के रिस्पेक्ट में हो नहीं रहा था, आर वाला फंक्शन था, तो मैंने आर के रिस्पेक्ट में किया और डी आर बाई डी टी का इंटू किया, इज इक्वल टू के है तो के लिख देंगे, के को डिफरेंशिएट मत कर लेना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 से 3 कैंसल्ड, यहाँ बच गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, लिखता हूँ एक स्टेप में, विच एम्प्लाइज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के, ऐसा आ गया। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है अपने को, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो, या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तीन ही फॉर्म है अपने पास में भी। तो मैं डी आर बाई डी टी को यही छोड़ता हूँ और बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लिखता हूँ पहले, which implies dr by dt is equal to k upon 4 pi r square। अब देखो dr by dt is equal to k upon 4 pi r square आ गया, तो इसको पढ़ो आप, ये dr by dt के फॉर्म में है, dr by dt is equal to f of r, f of r दिख रहा, देखो एफ ऑफ आर को 1/r स्क्वायर ले लेंगे, और ये k अपॉन 4 पाई जो ये कांस्टेंट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई होता है, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहता है, तो यहाँ पर dr बाई डी टी है इज इक्वल टू, इधर r का फंक्शन दिख रहा, तो इसको एफ ऑफ आर बोल देंगे, dr बाई डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ आर। जैसा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ऐसा dr बाई डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ आर। ठीक, तो अब ये r वाले फंक्शन को मैं इधर ले आता हूं dr के साइड में, और dt को इधर कर देता हूं कांस्टेंट के साइड, विच एम्प्लाइज ये r स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा dr इज इक्वल टू k अपॉन 4 पाई dt। देखो ऐसा हो गया, कर सकते हैं ऐसा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए r स्क्वायर को मैंने dr के साइड ले आया, बाकी को dt को इधर कर दिया। अब
यहाँ dr दिख रहा है, यहाँ dt दिख रहा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। अगले पेज में ले लेता हूँ, मेरे को दिक्कत होगी नहीं तो। देखो यहाँ dr दिख रहा है, यहाँ dt दिख रहा, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, करो दोनों साइड को इंटीग्रेट। इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ k अपॉन 4 पाई डी टी, विच एम्प्लाइज आर स्क्वायर का इंटीग्रल आर के रिस्पेक्ट में एक पावर इंक्रीज कर दो और टोटल पावर से डिवाइड कर दो, आर क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। आर स्क्वायर का इंटीग्रल इज इक्वल टू k अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, सामने आ जाएगा, और डी टी का t हो जाएगा k अपॉन 4 पाई इंटू टी। इंटीग्रेशन के साइन हट गए तो एक कांस्टेंट c लगा प्लस c, इसको एक इक्वेशन दे दो। यहाँ तक समझ में आया आपको? आ गया समझ में यहाँ तक? बस इसको यहीं तक समझना था, अब आगे खाली कैलकुलेशन है। देखिए अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है t सेकंड के ऊपर उसकी रेडियस क्या होगी। टाइम के प्लेस पे जो टाइम दिख रहा है इसके प्लेस पे t रखेंगे और r की वैल्यू निकालना है। तो अब इसके पहले इसमें एक कांस्टेंट c दिख रहा है, अपने को c की वैल्यू निकाल के यहाँ रखना पड़ेगा। फिर एक कांस्टेंट k दिख रहा है, इस k की वैल्यू निकाल के यहाँ रखना पड़ेगा। जब c और k की वैल्यू रख देंगे तो अपने पास जो मिलेगा उसमें t के प्लेस पे t रखेंगे और r की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब रेडियस आ जाएगी उसकी। तो चलिए अब एक तरफ से इनिशियली t इज इक्वल टू जब 0 था तो उसकी रेडियस 3 यूनिट थी। व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन r इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। करो इसके अंदर पुट, इसी इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट के अंदर r क्यूब, तो ये 3 का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू k अपॉन 4 पाई इंटू टी के प्लेस पे 0 और प्लस c। देखो ये 3 का क्यूब है और नीचे 3 है, एक पावर माइनस हो जाएगी तो 3 स्क्वायर बचेगा, 3 स्क्वायर को 9 लिख सकते हैं। इज इक्वल टू k अपॉन 4 पाई इंटू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस c, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 9। ये c की वैल्यू आ गई। इस c की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो r क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू k अपॉन 4 पाई इंटू टी और प्लस c की वैल्यू 9। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, ऐसा हो गया। अब देखिए अब क्या करूंगा मैं, अब इस इक्वेशन में वैल्यू रखूंगा और इस बार मैं इस k की वैल्यू निकालूंगा। k की वैल्यू निकाल के भी यही रख देंगे फिर अपन। तो अब इसके लिए जो सेकंड सिचुएशन है, व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकंड देन r इज इक्वल टू 6 यूनिट, इसको रखते हैं। व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकंड देन r इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। व्हेन t इज इक्वल टू 3 seconds then r is equal to 6 यूनिट्स। सही है ना? चलिए इसमें t के प्लेस पे 3 रख दो और r के प्लेस पे 6 रख दो, तो ये हो जाएगा, r के प्लेस 6 रखना है, 6 क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू k अपॉन 4 पाई इंटू टी की वैल्यू 3 और प्लस 9। सॉल्व करो इसको, विच एम्प्लाइज 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब 6 6 जा 36, 6 जा 216 अपॉन 3 और ये 9 को शिफ्ट कर लो, माइनस 9 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 पाई और ये k, ऐसा लिख दिया उसको। इसको 3 से कैंसिल कर लो, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 72 माइनस 9, 72 में से 9 माइनस करो, 12 माइनस 9 करेंगे तो 3, 63 है ना। और ये वाले
3k अपॉन 4 पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं तो ये 4 पाई अपॉन 3 हो जाएगा इज इक्वल टू k। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 बचा, 21 इंटू 4 पाई। तो ये क्या आ गया भाई, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 21 इंटू 4 करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 84 पाई, 84 पाई। ये आ गया 84 पाई, k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को इसी इक्वेशन सेकंड में रखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, जिस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकाल रहे हो उसी इक्वेशन में रखते जाना वैल्यू। रखो, क्या हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू k की वैल्यू रखना है 84 पाई अपॉन 4 पाई इंटू टी और प्लस 9। k की प्लेस वैल्यू रखा है मैंने, इसको सॉल्व कर लो। ये पाई से पाई को कैंसिल करो, 4 से 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 21 टाइम। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 21t प्लस 9। 21t प्लस 9, अपने को r की वैल्यू चाहिए, ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इधर। तो ये आर क्यूब इज इक्वल टू 3 का इंटू कर लेंगे तो 21 3 जा 63t हो जाएगा प्लस 9 3 जा 27, इतना आया आर क्यूब की वैल्यू। आ गई इतनी, ये आ गई। अब अपने को फाइनली निकालना क्या है कि जब t इज इक्वल टू टी सेकेंड के ऊपर आपको रेडियस की वैल्यू निकालना है। तो मैं इसी में क्या करता हूं कि t के प्लेस पे t रख देता हूं। t तो यहाँ दिख ही रहा है, t के प्लेस t रखेंगे यही आएगा। अब r की वैल्यू यही वाली होगी। देखो इसमें t सेकेंड दिख रहा टाइम, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे टाइम आपको t सेकेंड दिख रहा और ये r क्यूब दिख रहा है। इसी को सॉल्व करके r की वैल्यू निकाल दो बस। अब यहाँ पे r क्यूब है तो अपने को r चाहिए तो पावर 1/3 का इंटू कर लो दोनों साइड। ये हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू 63t प्लस 27 की पावर 1/3 यूनिट्स। ये आ गया भैया आपका रेडियस r इज इक्वल टू 63t प्लस 27 की पावर 1/3 यूनिट। इसका मतलब समझो आप, r जो है बलून की रेडियस है और कितने टाइम पे आ रही है वो t टाइम के ऊपर है। देखो t टाइम ना, ये t टाइम दिख रहा है आपको इसके अंदर, t टाइम। तो जब टाइम t सेकंड लेंगे, आपको t सेकंड कुछ भी हो सकता है, 7 सेकंड हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, उसके ऊपर उसकी रेडियस इतनी हो जाएगी। देखो सारी सिचुएशन को अपने सॉल्व कर ली, ये फाइनली आर की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, एक बार आपने सॉल्व कर लिया तो उसके बाद आपको पता रहता है कि ऐसा है कैसे। देख लो अपना टारगेट जो है वो आर की वैल्यू निकालना था, कब, जब t इज इक्वल टू टी सेकंड था। तो देखो ये आर आ गया अपना और ये t सेकंड आ गया। t सेकंड पे आर की वैल्यू इतनी है भाई, t के प्लेस पे कोई नंबर रहता तो वो नंबर का मल्टीप्लाई होता है उसके अंदर, टी है। ठीक, आंसर दिखाता हूँ मैं, ये देख क्वेश्चन नंबर 19, 63t प्लस 27 की पावर 1/3, ये रेडियस है t सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ बैंक, एक बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। जो प्रिंसिपल है, जो अमाउंट अपन डिपॉजिट करते हैं वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किए वो r% के रेट से कंटिन्यूअसली हर साल इंक्रीज होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू फाइंड आउट करना। r आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इफ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स, यदि 100 रुपीज खुद अपना डबल हो जाता है, मतलब 100 का 200 हो जाता है, लेकिन 100 का 200 होने में उसको कितना टाइम लगता है, 10 ईयर्स लगते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन दी है, एक वैल्यू दी है, लॉग बेस में ई लिखा हुआ है और टू लॉग ई 2, लॉग बेस ई 2 इज इक्वल टू 0.6931। ये आपको जब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसा आपको लॉग ई 2 दिखाई देगा, उसके प्लेस पे अपन ये वाली वैल्यू रख देंगे। अब आपको निकालना है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है कि प्रिंसिपल जो है इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ r% के रेट से वो इंक्रीज हो रहा है, तो r की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कितने परसेंट आएगा r, किस रेट से वो इंक्रीज हो रहा है। और ऐसा इंक्रीज हो रहा है
कि इफ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स, अगर 10 साल तक के वो अमाउंट वहां पे रहा बैंक के अंदर, तो वो ₹100 का डबल मतलब ₹200 हो जाएगा, लेकिन ₹100 के ₹200 होने में उसको 10 साल लग जाएंगे, 10 ईयर्स। तो आर की वैल्यू क्या होगी? आंसर अपना आर बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो परसेंटेज में आएगा आखिर। और ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है आपको log2, कैलकुलेशन के दौरान log2 आपको मिलेगा, उसको आप 0.6931 से रिप्लेस कर दें। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं इसको। अब देखिए कंडीशन क्या लिखी हुई है कि प्रिंसिपल इंक्रीजेस, प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा मतलब चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज आप प्रिंसिपल बोल सकते हैं आप उसको। अगर अपन प्रिंसिपल को पी ले ले तो क्या हो जाएगा, dp बाय dt। कोई भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है यहाँ पे, पहले शुरू में जमा करें जब टाइम 0 था, 10 साल बाद t इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल dp बाय dt इज इक्वल टू, किस रेट से चेंज हो रहा है, r% पर ईयर। अब r% किसका होगा, जितना अमाउंट वहां पे जमा किया जाएगा उसका r%, तो r% ऑफ p, ये कंडीशन लेना पड़ेगा अपने। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन dp बाय dt इज इक्वल टू r% ऑफ p। देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रिंसिपल इंक्रीजेस, इंक्रीजेस का मतलब चेंजेस हो रहा है, रेट ऑफ चेंज है, कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, r% पर ईयर के रेट से चेंज हो रहा है। r% किसका लेंगे, जो अमाउंट वहां पे जमा किया जाएगा या डिपॉजिट किया जाएगा, तो वहां पे अपन मान रहे कि अपन ने p अमाउंट डिपॉजिट करें, तो p का r% dp बाय dt के इक्वल आ जाएगा। बस इसको रख के सॉल्व कर देंगे तो अपने आप r की वैल्यू आ जाएगी। चलिए मैं लिखता हूं इसको, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given condition, क्या dp बाय dt, प्रिंसिपल को मैंने p ले लिया है, dp बाय dt इज इक्वल टू r% ऑफ p, p बोले तो प्रिंसिपल, r% ऑफ p। बस इसको सॉल्व करना है, विच एम्प्लाइज, ये dp बाय dt को अभी ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू, देखिए r% ऑफ p का मतलब क्या होगा, r और ये परसेंटेज का साइन हटाना है तो 100 से डिवाइड कर दो, इनटू p, ऐसा हो गया। r% ऑफ p को ऐसा लिख सकते हैं, r का परसेंटेज हटाया तो 100 से डिवाइड कर दिया और इनटू p, ये हो गया r% ऑफ p। अब r% ऑफ p का मतलब समझा देता हूं मैं आपको, r% ऑफ p मान लीजिए p आपका 100 है और r आपका 5% है, तो 5% ऑफ 100 कितना होता है, 5% ऑफ 100, 5/100 इंटू 100, 100 से 100 ऐसा कैंसिल, ये 5 आ जाएगा, 100 का 5% 5 होता है, तो r% ऑफ p, r% p का r% कितना होगा, r/100 इंटू p। अब r जितना होगा, जितना परसेंटेज है उतना r रख दो, जितना p है उतना p रख दो, तो आपका जैसे 100 का 5% 5 आया, ऐसे ही p का r% r/100 इंटू p आ जाएगा। आ रहा समझ में ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपने को बनाना रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है अपना, dy बाई dx होना चाहिए लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो सकता है, dy बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो सकता है, dy बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये तीन फॉर्मेट है अपने पास में। तो यहाँ देखो, यहाँ dp बाई dt दिख रहा है एक साइड में, और इधर आपका r/100 इंटू p दिख रहा, तो ये जैसा dy बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई रहता है, ऐसे ये dp बाई dt इज इक्वल टू एफ ऑफ p दिख रहा है, दिख रहा है p, समझ लो आप इसको, फंक्शन एफ ऑफ p, और ये वाला कांस्टेंट है r/100। बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब क्या करते हैं हम, ये p को क्रॉस मल्टीप्लाई करके dp की तरफ ले आता हूं मैं, और dt को इधर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका विच एम्प्लाइज 1/p, p आ गया आपका इधर, ये dp इज इक्वल टू r/100 और ये dt। ऐसा समझ में आ रहा है मैंने क्या कर दिया, p को मैंने dp के साइड ले आया, और ये पूरा कांस्टेंट था, इसको इसके साइड में dt को कर दिया। अब यहाँ dp दिख रहा है, इधर dt दिख रहा है, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, कर लो भाई दोनों साइड को इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/p, और ये dp इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ r/100 इंटू dt। देखिए ये p के रिस्पेक्ट में 1/p का इंटीग्रेशन log mod ऑफ p होगा,
है ना, 1/x का log mod ऑफ x होता है x के रिस्पेक्ट में, तो 1/p का p के रिस्पेक्ट में log mod ऑफ p हो जाएगा, log mod ऑफ p इज इक्वल टू, अब देखो ये t के लिए r/100 कांस्टेंट है तो सामने आ जाएगा, r/100 सामने आ गया, और dt का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t हो जाएगा, ऐसा आ गया इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के साइन हट के तो एक कांस्टेंट c लगा दो। अब देखो इसको दे दो एक इक्वेशन, अब क्या करना है, जैसा अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में करे थे हमने, पहले c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू कैसे निकलेगी, इनिशियली जब 100 रुपीज किसी ने डिपॉजिट किया होगा, जैसे आप आज बैंक गए तो आपने 100 रुपीज वहां पे डिपॉजिट कर दिए, एक साल बाद आपको उसका कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तो आज जब आप डिपॉजिट करने गए तो टाइम कितना हुआ, 0 हो गया, t इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, और p इज इक्वल टू कितना 100, ये वाली कंडीशन रख के सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आएगी, जो c की वैल्यू आएगी उसको इसी के अंदर उठा के रख देंगे। फिर दूसरी सिचुएशन में आपको डबल बोल रहा है, 100 का डबल होता है, मतलब p इज इक्वल टू 200, लेकिन टाइम कितना लेना पड़ेगा आपको, t इज इक्वल टू 10 ईयर्स, ये 10 ईयर्स दिया हुआ, 10 ईयर में डबल होता है, t के प्लेस पे 10 रख देंगे और p के प्लेस पे 200 रख देंगे, और उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब मैं दो सिचुएशन में करता हूं, एक बार इनिशियली टाइम को 0 लेता हूं, t इज इक्वल टू, उससे c की वैल्यू निकलेगी, c की वैल्यू उठा के वापस यहाँ रख देंगे, फिर t इज इक्वल टू 10 ईयर्स ले लूंगा और p को 200 रख दूंगा, 100 का डबल, और वहां से आपकी r की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप एंजॉय करना कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है उसके साथ। ठीक है, चल ये सेम क्वेश्चन बन गया, आप जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे। तो इनिशियली when t is equal to 0, इनिशियल टाइम t is equal to 0 होता है, देन p is equal to कितना है, ₹100। देखो जब बैंक में डिपॉजिट किए तो 100 रुपीज डिपॉजिट किए थे, उस टाइम पे टाइम कितना था, 0 ईयर, तो p इज इक्वल टू रख दो ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका log mod ऑफ p के प्लेस पे 100 इज इक्वल टू r/100 ऐसे ही रहेगा, इनटू t की वैल्यू 0 और प्लस c, विच एम्प्लाइज log 100 ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव क्वांटिटी, मॉड का साइन हटा दो, ये 100 इज इक्वल टू 0 का इंटू r/100 में करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस c, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, c इज इक्वल टू log 100, आगे भी c की वैल्यू आसानी से log 100, इस c की वैल्यू को उठा के मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट log p, ये log mod ऑफ p रहने दो, इज इक्वल टू r/100 इंटू टी और प्लस c के प्लेस पे log 100, log mod ऑफ p इज इक्वल टू r/100 इंटू टी और प्लस c की वैल्यू log 100 निकाले अपन ने, ऐसा निकाले log 100 ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये p जो है ये प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल कुछ ना कुछ अमाउंट पॉजिटिव अमाउंट होगा, नेगेटिव नहीं है, जीरो भी नहीं है, तो मॉड का साइन हटा देते हैं यहाँ से, log p, और ये log 100 को इधर शिफ्ट किए तो माइनस log 100 इज इक्वल टू r/100 इंटू टी, यहाँ पर log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी लगा देते, log m/n, which implies log p/100 is equal to r/100 इंटू टी, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, ये हो गया ऐसा। अब व्हेन अमाउंट उसका डबल हो रहा है और टाइम कितना लग रहा, 10 ईयर्स लग रहा, तो t इज इक्वल टू 10 ईयर्स में p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹200, when t is equal to 10 years, then principal p is equal to ₹200, 100 का डबल सबको पता है 200,
होता ना 100 का डबल 200, तो मैंने p को 200 कर दिया और टाइम को 10 ईयर्स कर दिया, रख दो इसी इक्वेशन के अंदर। तो ये हो जाएगा log p के प्लेस पे रखो 200 अपॉन 100 इज इक्वल टू r अपॉन 100 इनटू t के प्लेस पे 10। इसको सॉल्व करो, 100 से 2 टाइम कैंसिल हो गया और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, r अपॉन 10 बचा, which implies log 2 is equal to r अपॉन 10। बचा भाई r अपॉन 10। अब देखो ये log 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे बेस में कुछ नहीं लिखा है, तो बेस में आप e लिख सकते हैं, log e 2 हो गया ये। अब देखो बड़े प्यार से, ये log e 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, log e 2 इज इक्वल टू 0.6931, since log e 2 is equal to 0.6931, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये लॉग टेबल से उसने वैल्यू निकाल के रखा होगा, वो दिया आपको, यहाँ रख दो इसके प्लेस पे। तो ये हो जाएगा आपका which implies 0.6931 is equal to r upon 10। ये 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो तो r इज इक्वल टू 6.931। अब ये r है, रेट ऑफ चेंज है, तो इसके आगे परसेंटेज लगा देते हैं, या इसको राउंड अप करके लिखना है आपको तो राउंड अप करके लिख लो, which implies r is equal to 6.93। ये 1 जो है 5 से ले से छोड़ दो इसको, 6.93%। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिससे कि वो अमाउंट 10 ईयर्स में 100 रुपीज का 200 रुपीज हो जाएगा। r इज इक्वल टू 6.93%। देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, सॉल्व करते करते आपका log e 2 बन गया और log e 2 की वैल्यू उसने गिवन, log e 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी 0.6931। ये 0.6, अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में रहता है, इसलिए मैंने परसेंटेज का साइन लगा दिया यहाँ, है ना। इसको राउंड अप करना हो तो कर दो, नहीं करना तो मत करो। कुछ नहीं किया, इक्वेशन बनाए एक, उससे c की वैल्यू निकाले और वो c की वैल्यू वहां रखे और t इज इक्वल टू 10 रख के p इज इक्वल टू 200 रख के r की वैल्यू निकाल दी। आंसर दिखा देते हैं, ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन। 6.93% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब यदि आप आज बैंक जाते हो और वहां पे 100 रुपीज जमा कर देते हो और 10 साल में अगर वो डबल हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा 6.93%। 10 साल वेट करना पड़ेगा 100 के 200 करने के लिए। आया क्वेश्चन समझ में? ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा आपको, बस इसी वे में चलेगा अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इन अ बैंक, फिर से बैंक जाओ, प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। प्रिंसिपल या जो अमाउंट आप वहां पे डिपॉजिट करेंगे वो कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर के रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। अगर प्रिंसिपल को आप पी ले लेते हैं तो डीपी बाय डीटी ये इंक्रीजिंग रेट ऑफ प्रिंसिपल हो गया या रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल हो गया, इज इक्वल टू 5% ऑफ क्या, जो भी अमाउंट आप वहां पे डिपॉजिट करेंगे वो 5% ऑफ पी। अगर पी डिपॉजिट कर रहे हैं, प्रिंसिपल पी है, तो ये कंडीशन बनेगी आपकी डीपी बाय डीटी इज इक्वल टू 5% ऑफ पी। और 5% को कैसे सॉल्व करना है, 5/100 इंटू पी रख के, जैसा अभी इक्वेशन बना था वैसा इक्वेशन बन जाएगा। आगे पढ़ते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक। अगर उस बैंक में 1000 रुपए का अमाउंट डिपॉजिट किया गया, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल के बाद में उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में 10 साल बाद वो 200 हो रहा था, वो बोल के बताया था उसने, तो वहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद में वो अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब पी की वैल्यू निकालना है आपको आफ्टर 10 ईयर्स। और आर उसने यहाँ पे दे दिया है 5%। इसके पहले वाले क्वेश्चन में उसने 10 साल बाद अमाउंट 100 का 200 हो रहा था, वो दिया था उसने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा था। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे दिया और बोल रहा है कि 10 साल के बाद में वो अमाउंट कितना हो जाएगा, और एक वैल्यू दे दिया उसने बड़ी इंपॉर्टेंट, e⁻⁴ 0.5 दिखेगा अपने को सोल्यूशन के अंतर्गत अंदर, उसको अपन 1.648 रखते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट में लिखा रहता है इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आता है, मतलब आपका आंसर इसी में डेसिमल को इधर उधर कर देंगे तो आंसर यही वाला आने वाला है, 1648 रुपए।
ठीक है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में लॉग ई 2 की वैल्यू 0.6931 दिया था, तो आर की वैल्यू 6.93% आई थी, ऐसे इसमें भी आएगा, सेम वैसे ही का वैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, एक बार ऐसे बोल के बताता हूँ। बैंक में 5% पर ईयर के रेट से कोई प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है, मतलब डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू 5% ऑफ पी, ये कंडीशन है। तो आपको ये बताना है कि अगर 1,000 रुपए का अमाउंट वहां पर डिपॉजिट किया जाता है बैंक में स्टार्टिंग में, तो वहां पर टी इज इक्वल टू 0, देन पी इज इक्वल टू 1000। तो वो बोल रहा है कि हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर। जब टी इज इक्वल टू 10 ईयर्स हो जाएंगे तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब पी की वैल्यू निकालना आपको एट टी इज इक्वल टू 10 ईयर्स के ऊपर। इसमें आर आपको गिवन है, सेम क्वेश्चन है, जैसा वो था वैसे ही है। उसमें आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले थे, इसमें आपको प्रिंसिपल निकाल, और वो प्रिंसिपल भी इसी अमाउंट इसी क्वांटिटी से मिलता जुलता आ जाएगा, मतलब 1648 रुपए आ जाएगा। चलिए लिखता हूं इसको, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग rate of change of principal dp by dt is equal to 5% of p, 5% of p। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो विच एम्प्लाइज dp by dt इज इक्वल टू, ये 5% का साइन हटाओ, तो 5/100 इंटू पी। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, dy by dx is equal to f of x, या dy by dx is equal to f of y, या dy by dx is equal to f of x into f of। यहाँ देखो dp by dt है, तो जैसा dy by dx is equal to f of y रहता है, ऐसा यहाँ dp by dt is equal to f of p दिख रहा है। ये p वाला फंक्शन दिख रहा है, तो इसको f of p बोल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये p को क्रॉस मल्टीप्लाई करके dp के साइड ले आता हूँ, और dt को इधर 5/100 के साइड में कर देता हूँ। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, 5 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 0, 1/20 कांस्टेंट है, उसके साथ dt कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, विच एम्प्लाइज dp बाय dt इज इक्वल टू p/20। देखो ऐसा आ गया, तो ये dp बाय dt इज इक्वल टू f ऑफ p है, तो p को इधर ले आता हूं मैं dp के साइड, और dt को इधर कर देता हूं। तो विच एम्प्लाइज 1/p dp इज इक्वल टू 1/20 dt। ऐसा हो गया भाई। अब देखो यहाँ dp दिख रहा है और इधर dt दिख रहा है, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, करो दोनों साइड को इंटीग्रेट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/p dp इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/20 dt। 1/p का p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन log mod ऑफ p हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/20 कांस्टेंट है, सामने आ गया, और dt का इंटीग्रेशन t, और एक कांस्टेंट लगा दो c। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब देखिए इस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, पहले अपन ये c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू कैसे निकलेगी, इनिशियली टाइम की तरह था, t इज इक्वल टू 0 रखेंगे, और p इज इक्वल टू कितना 1000 रखेंगे। इनिशियली जब डिपॉजिट किए थे तो 1000 डिपॉजिट किए थे, तब t इज इक्वल टू 0 था। तो t को 0 रख के p को 1000 रख के सॉल्व करेंगे, तो c की वैल्यू आ जाएगी, उसको उठा के यहाँ रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, t को 10 रख देंगे, 10 ईयर्स, और यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वही आपका अमाउंट आ जाएगा 10 साल बाद। चलिए इनिशियली t इज इक्वल टू 0, देन p इज इक्वल टू कितना था, रुपीज 1000 डिपॉजिट किए थे वहां, रख दो इसके अंदर। तो ये हो जाएगा आपका log p के प्लेस पे mod ऑफ p के प्लेस पे 1000 इज इक्वल टू 1/20 इंटू t की वैल्यू 0 और प्लस c को सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज log 1000 जो है ये ग्रेटर देन 0 है, तो मॉड का साइन हटा दो। log 1000 इज इक्वल टू, यहाँ देखो 1/20 में 0 का इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0
प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई आपकी सी इज इक्वल टू लॉग 1000। आगे सी की वैल्यू, इस सी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन फर्स्ट, लॉग मॉड ऑफ पी, ये लॉग मॉड ऑफ पी इज इक्वल टू 1/20 इंटू टी इज इक्वल टू 1/20 इंटू टी और प्लस प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है, log 1000, log 1000। इसको सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज log, देखिए ये p जो है ये प्रिंसिपल है और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहां से मॉड का साइन हटा देते हैं, log p, log 1000 को इधर शिफ्ट किया मैंने, तो log माइनस log 1000 इज इक्वल टू 120 इंटू टी। इसको सॉल्व करो, ये log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी बन गई, log m अपॉन n, log p अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1/20 इंटू टी। इसको दे दो आप इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, ऐसे सॉल्व हो गया, हो गया। अब क्या करते हैं कि व्हेन t इज इक्वल टू 10 ईयर्स पे आपको p की वैल्यू निकालना है, व्हेन t इज इक्वल टू 10 ईयर्स देन p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रही बात, जब t इज इक्वल टू 10 साल रखेंगे तो p कितना होगा, रख दो इसमें वैल्यू, log p आपको कैलकुलेट करना है, ऐसे ही रहने दो, अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1/20 इंटू टी की वैल्यू 10। इसको सॉल्व कर लो, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 1/2 बचेगा, log p अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1/2 आया, 1/2। इसको एक स्टेप में और ऐसा लिख देते, log p अपॉन 1000 और 1/2 को वी कैन राइट 0.5 लिख सकते हैं, 0.5। ये 0.5 मैंने क्यों लिख दिया मालूम है आपको, क्योंकि आपने क्वेश्चन में देखे होंगे e की पावर 0.5 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू दी है 1.648, इसका यूज करूंगा मैं इसलिए 0.5 लिख दिया। देखो यहाँ पे लॉग के साथ में बेस में कुछ नहीं लिखा है, तो आप फ्री है कि अगर लॉग के साथ में बेस कुछ ना हो तो आप e लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी लगाता हूँ लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो देखो e बेस में है तो इसको बेस में रहने देंगे, इधर की क्वांटिटी को पावर में लगा देते हैं और ये p अपॉन 1000 को अलग कर दे रहे हैं। अपने को लॉग की जरूरत नहीं, अपने को p की वैल्यू निकालना है। ये हो जाएगा आपका e रेज़ टू द पावर 0.5 इज इक्वल टू p अपॉन 1000। बेटा ये स्टेप समझ में आ गई, नहीं आ रही हो किसी को समझ में, तो यहाँ से देख लो, log e x इज इक्वल टू y रहता है अपने पास में, तो अपन क्या लिखते हैं, e बेस में रहता है तो बेस में रहने देते हैं, y को पावर में लिख देते हैं और इज इक्वल टू x लिख देते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसा लिख देते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसा लिख देते हैं, पहले भी यूज किया अपन ने इसका। अब देखो ये e रेज़ टू द पावर 0.5 आया, इसकी वैल्यू अपने को गिवन है क्वेश्चन में 1.648, रखो ये 1.648 इज इक्वल टू p अपॉन 1000। यहां मैं मेंशन कर देता हूं, सिंस e रेज़ टू द पावर 0.5 इज इक्वल टू 1.648, ये 1000 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो p की वैल्यू आ जाएगी 1.648 इंटू 1000 इज इक्वल टू p, विच एम्प्लाइज p इज इक्वल टू, आपको मालूम है इसमें 1000 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो डेसिमल 3 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3, तो ये 1648 आ जाएगा, रुपीज 1648, इतना हो जाएगा वो अमाउंट 10 साल बाद। ये आंसर देखिए, मैंने बोला भी था आपको, ये जो e की पावर 0.5 की वैल्यू दी है 1.648, इसी से मिलता जुलता आंसर आएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही आया था, है ना, ये डेसिमल इधर खिसक जाएगा आपका 3 डिजिट, तो 1648 रुपए या 16,648 रुपीज हो जाएंगे आफ्टर 10 ईयर्स। कब,
जब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है, 10 साल में इतना अमाउंट हो जाएगा। अब देखो आप क्वेश्चन कितना बढ़िया था। इसको आप डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं क्या, तो बोलो, और नहीं बोल सकते तो मत बोलो। मुझे तो नहीं लगता कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन। कोई बच्चा बता रहा था कि हमारे मास्टर साहब ने डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन नहीं कराते। ठीक है, हो गया, दोनों क्वेश्चन किए अपन ने। 20 और 21 दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन थे, और दोनों करने के बाद में आपको सिचुएशन भी समझ में आ जाती है कि क्या हो रहा है। अब एक आखिरी क्वेश्चन इसका, उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और आप ये मान के चलिए कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक तो ऑब्जेक्टिव है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 2 3 4 5 0 लगे, मतलब 1 लाख है। ठीक है, द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, बैक्टीरिया की जो काउंटिंग है वो 1 लाख है। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। उस कल्चर को, जो भी कल्चर होगा, उसको यदि 2 घंटे रहने दिया जाए तो जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया की जो काउंटिंग है, जो नंबर है, वो 10% इंक्रीज हो जाते हैं। 10% इंक्रीज होने का मतलब, जैसे 100 बैक्टीरिया है तो 2 घंटे अगर उसको रहने दिया जाए पड़ा, तो 10%, 100 का 10%, 10 उसमें और बढ़ जाएंगे, ऐसा। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। तो वो जो बैक्टीरिया है उसकी काउंटिंग 2 लाख हो जाएगी। हाउ मेनी आवर्स, इन हाउ मेनी, कितने घंटे लगेंगे 1 लाख से 2 लाख होने में। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। वो जो बैक्टीरिया है उसकी जो ग्रोथ का रेट है, मतलब रेट ऑफ चेंज जो है, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट का मतलब यह है कि जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली वहां पर प्रेजेंट थे उसके प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। तो अगर हम सपोज कर ले कि स्टार्टिंग में उस कल्चर के अंदर नंबर ऑफ बैक्टीरिया पी थे, तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, डीपी बाय डीटी। यहाँ पर पी जो है वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। डीपी बाय डीटी इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल, जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट थे उसके, इज प्रोपोर्शनल टू पी, ये कंडीशन बनेगी। डीपी बाय डीटी इज इक्वल टू पी, जहां पर पी जो है नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो स्टार्टिंग में जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया रहे होंगे उतना पी है, तो उसका रेट ऑफ चेंज डीपी बाय डीटी इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शन का साइन यहाँ पे हटाएंगे अपन, कैसे हटाते हैं आपको मालूम भी, बताऊंगा मैं। डीपी बाय डीटी इज इक्वल टू पी, ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूँ, तो लिखते लिखते आपको ये और क्लियर हो जाए। थोड़ी सी एक कंडीशन इसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट लिखी हुई है कि 2 घंटे में उसका रेट जो है वो 10% के रेट से इंक्रीज हो रहा है। मैं लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, वो एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो चलिए देखिए, इनिशियली आपको मालूम है टाइम जो रहता है वो 0 रहता है, 0, टी इज इक्वल टू 0। देन नंबर ऑफ बैक्टीरिया को मैंने पी ले लिया, कोई और लेटर भी ले सकते हैं, मैंने पी ले लिया यहाँ पे। अभी इसके पहले क्वेश्चन में पी अपन ले रहे थे प्रिंसिपल के लिए, मैंने वही नंबर ऑफ बैक्टीरिया को पी ले लिया, किसी को कुछ और लेना तो वो ले ले। पी इज इक्वल टू, देखो जब टाइम 0 था तो कल्चर में बैक्टीरिया कितने थे, 1 लाख थे, 1 लाख, 5 0 लगाना है, ये 1 लाख। स्टार्टिंग में इतने 1 लाख बैक्टीरिया थे। कल्चर कोई भी हो सकता है, मान लीजिए दही समझ लीजिए आप, दही के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं ऐसा कहते हैं, मैंने देखे नहीं है, जिस दिन देख लेंगे तो कहते हैं कि फिर दही खाना बंद कर देंगे लोग, कहते होंगे वो माइक्रोस्कोप से देखो तो ये बड़ी बड़ी इल्लियाँ दिखाई देगी आप। ठीक है, बड़ी नहीं मतलब छोटी इल्ली रहती लेकिन दिखेगी बड़ी हो, तो उसी को बैक्टीरिया बोल रहे हैं। तो इनिशियली टी इज इक्वल टू, जब 0 सेकंड था, 0 टाइम था, तो पी इज इक्वल टू 1 लाख थे। अब द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इंक्रीज 10% इन 2 आवर्स। 2 घंटे में वो जो बैक्टीरिया है वो 10% इंक्रीज हो रहा है, मतलब जितने थे उतने तो है, उसमें 10% और बढ़ जा रहे हैं। तो T इज इक्वल टू 2 आवर्स, देन नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, P इज इक्वल टू, अब देखना भाई, हाँ 1 लाख तो रहेंगे ही रहेंगे 2 घंटे बाद भी, ये 1 लाख तो है ही। अब इसमें प्लस हो जाएगा कितना, इसी का 10%, 10% ऑफ 1 लाख। बस जिसको ये समझ में आ गया
उसको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर से एक बार बोलते हैं, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। जो बैक्टीरिया का नंबर था 1 लाख था स्टार्टिंग में, ये 1 लाख 2 घंटे के बाद में 10% और इंक्रीज हो जाता है। तो 2 घंटे के बाद जब चेक करेंगे उसको आफ्टर 2 आवर्स, तो पी इजिकल टू 1 लाख तो रहेंगे ही रहेंगे, और इसका 10% क्या होगा, 10% ऑफ 1 लाख भी निकाल के यहाँ पे अपन उसको सॉल्व कर लेते। ये समझ आया? बस इतनी सी चीज इसके अंदर समझना था। अब आगे का काम वैसा का वैसे ही जैसा अपन करते थे। और निकालना क्या है आपको, इन हाउ मेनी आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। कितने टाइम के बाद वो 2 लाख हो जाएंगे, मतलब पी की वैल्यू 2 लाख लेंगे तो टी कितना होगा, कितना टाइम लगेगा, कितने आवर्स लगेंगे, वो निकलेगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करता हूं मैं आगे। इसको सॉल्व करना है अपने को, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो ये 1 लाख तो है भाई, 5 जीरो काउंट करके लगाना, इन प्लस इसका 10% लेंगे तो 10/100, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, इंटू 1 लाख 4 5। इसको सॉल्व कर लो, 1 और 1 2, ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, ये 3 जीरो ये बचे और 1 जीरो 4 जीरो हो जाएंगे। क्या हो गए, ये 1 लाख प्लस ये 4 जीरो हो जाएंगे, 10,000। 10,000 हुआ। अब देखो 1 लाख में अगर 10,000 जोड़ दिए जाए तो 1,10,000 हो जाते हैं। देख दो 1,10,000, ये 1 लाख लिखा मैंने और 10,000, अच्छे से काउंट कर लो, ये 1 लाख हो गया और ये 10,000। कैसा भी जोड़ के देखो 1,10,000 ऐसे ही लिखना आप। तो 1,10,000 हो जाएंगे 2 घंटे के बाद, तो 2 लाख कितने घंटे के बाद हो जाएंगे ऐसा पूछ रहा है। शुरू में 1 लाख थे जब टी इजिकल टू 0 था, 2 घंटे के बाद में बैक्टीरिया बढ़ के कितने हो गए, 1,10,000 हो गए। तो बोल रहा है कि 2 लाख होते होते कितना टाइम लग जाएगा उसको, आपको वेट करना है कि 2 लाख जैसे ही हो रहा है फ्रिज से बाहर निकालो और खाना शुरू करो, ज्यादा बैक्टीरिया ज्यादा फायदा करेंगे। हाँ, ऐसा साइंस कहता है। ठीक, चल अपने को निकालना क्या है वो लिखते, P इजिकल टू 2 लाख 3 4 और 1 5, देन T इजिकल टू वॉट, ये लिख दिया मैंने, सारा किस्सा खत्म। P को 2 लाख रखना है और T आपको निकालना है। ठीक, यहां तक समझ आ गया। चलिए अब कंडीशन ले लेते हैं सीधी सी, क्या, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। बैक्टीरिया का जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जो बढ़ने का रेट है, वो जितने नंबर प्रेजेंट थे वहां पे, जितने बैक्टीरिया थे उसके प्रोपोर्शनल है। और नंबर प्रेजेंट को अपन ने क्या लिए, पी लिए। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन डीपी बाय डीटी इज प्रोपोर्शनल टू पी ले लेना है बस। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given condition dp by dt, ये ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया हो गया, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। नंबर कितने प्रेजेंट थे, p। ये सिचुएशन आपको समझ में आ जाना चाहिए, dp by dt इज प्रोपोर्शनल टू p, जहां पर p जो है नंबर ऑफ बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज dp by dt इज इक्वल टू, आपको पता है कि प्रोपोर्शन का साइन हटाओ तो इक्वल टू आ जाता है और एक कांस्टेंट के लगाना पड़ता है या सी लगाना पड़ता है, मैं के लगा देता हूँ, के पी। बस देखो dp बाय dt इज इक्वल टू के पी, के कोई कांस्टेंट है, आ गया। अब देखो इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है dp बाय dt इज इक्वल टू के पी, जैसे इक्वेशन का फॉर्म बनता है dy बाय dx इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बनता है, तो ऐसे ही dp बाय dt इज इक्वल टू kp बन रहा है, मतलब dp बाय dt इज इक्वल टू एफ ऑफ p बन रहा है। तो मैं p को क्रॉस मल्टीप्लाई करके dp के साइड ले आता हूँ और k कांस्टेंट है, dt को इधर कर देता हूँ, which implies 1/p dp इज इक्वल टू k dt। अब देखो यहाँ dp दिख रहा है, इधर dt दिख रहा है, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग on both the sides, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लो। तो इंटीग्रल ऑफ 1/p dp, यही था,
इसमें इंटीग्रेशन का है, इसमें भी लगा दो। इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ के डी टी, विच एम्प्लाइज 1/p का p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ p हो जाएगा, इज इक्वल टू k कांस्टेंट है सामने आ गया और dt का इंटीग्रेशन t और एक कांस्टेंट लगा दो c, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। बस देखो इसके पहले भी इक्वेशनों में ऐसे इक्वेशन बने। अब क्या करेंगे अपन, अब ये c की वैल्यू निकालेंगे, पहले उसको यहाँ रखेंगे, फिर आपको कंडीशन दी हुई है सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 रख के नंबर ऑफ काउंट को कितना रखेंगे, पी इज इक्वल टू 1 लाख थे स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद में टी इज इक्वल टू 2 घंटे 2 आवर्स रखना है, तो 2 आवर्स के बाद में कितने हो गए थे, वो 1,10,000 हो गए थे, 1,10,000 2 घंटे के बाद में, उसको रख देंगे तो उससे आपकी के की वैल्यू भी आ जाएगी, फिर के की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे और पी की वैल्यू को 2 lakhs रख देंगे तो आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए मैं रखता हूं एक एक। इनिशियली व्हेन टी इज इक्वल टू 0, देन पी कितना था, 1 लाख था, अरे टी इज इक्वल टू 1 लाख था ना भाई, 1 लाख 5 0 लगाना है। जब टाइम टी था, टी इज इक्वल टू 0 था, स्टार्टिंग में 1 लाख था, रखो इसके अंदर लॉग मॉड ऑफ 1 लाख 4 5 इज इक्वल टू के इंटू टी की वैल्यू 0 प्लस सी। देखो ये लॉग मॉड ऑफ 1 लाख पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 तो मॉड हटा दो, लॉग 1 लाख 4 5 10 की पावर 5 भी लिख सकते हो उसको, इज इक्वल टू के इंटू 0 करेंगे तो 0 प्लस सी, ये सी की वैल्यू आ गई, सी इज इक्वल टू लॉग 1 लाख, ये आ गई सी की वैल्यू। अब इस सी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, रखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ पी इज इक्वल टू के टी प्लस सी की वैल्यू लॉग 1 लाख 3 4 और ये 5, ऐसा हो गया। इसको दे दो आप इक्वेशन सेकेंड। अब when t is equal to 2 hours, ये वाला when t is equal to 2 hours तो p is equal to कितना 1,10,000, when t is equal to 2 hours then p is equal to 1,10,000, रखो इसमें, ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ पी के प्लेस पे 1,10,000 इज इक्वल टू के इंटू टी की वैल्यू 2 प्लस लॉग 1 लाख और ये 5। इसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकालेंगे, ये लॉग 1 लाख को इधर शिफ्ट करते हैं, विच एम्प्लाइज लॉग, ये 1,10,000 पॉजिटिव क्वांटिटीज को मॉड के बाहर कर देता हूँ, 1,10,000 माइनस लॉग 1 लाख इज इक्वल टू 2k। यहां log m माइनस log n वाला फॉर्मूला लगा देते, log m अपॉन n, विच एम्प्लाइज log 1,10,000 अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 2k। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो भाई, कितने 0 1 2 3 4 0 तो कैंसिल कर लो, 1 2 3 4, बस अब तो 11/10 बच गए, विच एम्प्लाइज log 11/10 इज इक्वल टू 2k। तो k इज इक्वल टू, इसको 2 से और डिवाइड कर दो, तो k इज इक्वल टू log 11/10 अपॉन 2, आ गई k की वैल्यू। इस k की वैल्यू को उठा के इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, अगले पेज में ले लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देख लो भाई सेकंड इक्वेशन क्या था, ये वाला
लॉग मॉड ऑफ पी इज इक्वल टू के टी, और ये लॉग मॉड ऑफ पी इज इक्वल टू के टी। के की वैल्यू कितनी, लॉग 11 अपॉन 10 अपॉन 2 इंटू टी प्लस लॉग 1 लैख, लॉग 1 लैख। जीरो बराबर लगाना भाई। चलो अब ये हो गया पूरा अपना। अब अपने को क्या करना है, वो टाइम निकालना है जिसमें नंबर ऑफ काउंट जो है वो 2 लाख हो जाते हैं। तो अब इसी में मैं क्या करता हूँ, पी के प्लेस पे 2 लाख रख देता हूँ और सॉल्व करेंगे तो अकेला टी बच रहा है, टी की वैल्यू आ जाएगी बस। फाइनली व्हेन पी इज इक्वल टू 2 लाख 5, देन टी इज इक्वल टू व्हाट, यही निकालना है अपने क्वेश्चन। रख दो आप, ये हो जाएगा लॉग पी के प्लेस पे 2 लाख 5 इज इक्वल टू लॉग 11 अपॉन 10 अपॉन 2 इंटू टी तो कैलकुलेट करना है, प्लस लॉग 1 लाख 5। इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालना है। तो ये लॉग 1 लाख को इधर शिफ्ट कर लो, तो विच एम्प्लाइज लॉग, देखिए 2 लाख जो है पॉजिटिव क्वांटिटी तो मॉड हटा देता हूँ, 1 2 3 4 5 और माइनस लॉग 1 लाख 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू लॉग 11 अपॉन 10 अपॉन 2 इंटू टी। यहाँ पर log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log m अपॉन n हो जाएगा log 2 लाख 2 3 4 5 अपॉन 1 लाख 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू log 11 अपॉन 10 अपॉन 2 इंटू टी। यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 सब कैंसिल हो गया, 2 बचे और नीचे 1, log 2, which implies log 2 is equal to log 11 upon 10 अपॉन 2 इंटू टी। अब यहाँ से आपको टी की वैल्यू निकाल देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं निकाल देता हूँ। देखो ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर कर देता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ, इज इक्वल टू टी आ जाएगा, विच एम्प्लाइज टी इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 log 2 अपॉन ये log 11 अपॉन 10 नीचे, log 11 अपॉन 10 आवर्स। इतने घंटे लग जाएंगे भैया नंबर ऑफ बैक्टीरिया को 2 लाख होने के लिए, 2 log 2 अपॉन log 11 अपॉन 10, इतने आवर्स में नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो डबल हो जाएंगी, सॉरी डबल बोल रहे 2 लाख हो जाएंगे, 1 लाख के 2 लाख। ये आंसर हो गया आपको। अभी लेंगे नहीं आप लोग, आया ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। अब सिंपल है कि नहीं मालूम नहीं, ये रहा आंसर देख लो। अब यहाँ पे जैसे आवर्स सोच रहे हो यार ये इन मतलब ये प्रैक्टिकल आवर्स नहीं दिख रहा है आपको, समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसमें log 2 की और log 11 अपॉन 10 की वैल्यू रखेंगे तो कुछ घंटों में वैल्यू आ जाएगी इसकी, 2 log 2 अपॉन log 11 अपॉन 10। इतने आवर्स, उसने आवर्स नहीं लिखा, आप आवर्स लिखते हैं। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 23, द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to e raised to x plus y is। देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, इसका जनरल सोल्यूशन 4 ऑप्शन में से कौन सा है, तो मैं इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं और उसका जनरल सोल्यूशन निकालता हूं। dy by dx is equal to e raised to the power x plus y। देखो इधर dy by dx और ये e raised to the power x plus y है, e raised to the power x plus y को e raised to x into e raised to y लिख सकते हैं आप। dy by dx is equal to e raised to x into e raised to y। देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होके e raised to x plus y आ जाए। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया dy by dx is equal to f of x into f of y फॉर्म का। जब dy by dx is equal to f of x into f of y है तो उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलते हैं, तो यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट कर लो by separating the variables
सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, करो सेपरेट। देखो ये ई रेस टू वाई को डी वाई के साइड ले आता हूँ और ई रेस टू एक्स के साइड डी एक्स को कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू वाई डी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इधर ही है और ये डी एक्स। देखो इधर डी वाई दिख रहा है, इधर डी एक्स दिख रहा है, तो मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देता हूँ। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू 1 अपॉन ई रेस टू वाई लिखा है तो इसको ई रेस टू द पावर माइनस वाई लिख सकते हो ऊपर ले जाके, डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स। ई रेस टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर माइनस वाई हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, और वाई का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड करेंगे। इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होगा, और इंटीग्रेशन के साइन हट गया तो प्लस सी लगा दो। इसको ऐसा लिख सकते हैं आप माइनस ई रेस टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस सी। ये माइनस वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस वाई आ जाएगा और सी को इधर शिफ्ट कर, ये हो जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस वाई। ऐसा कर दिया मैंने, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो प्लस होगा और सी को इधर कर दिया। अब देखो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस वाई, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस, और ये जो माइनस सी आया है आपको बताते हैं कि कांस्टेंट आपको प्लस सी रखना है, तो इसको लिख देते हैं हम ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस सी। यहाँ लिख भी देते हैं पुट माइनस सी इज इक्वल टू प्लस सी। शुरू से सिखा रहे हैं ना आपको, कांस्टेंट कुछ भी आ जाए प्लस सी रखना है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस वाई इज इक्वल टू सी, माइनस वाई है ये पावर बाकी में नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लिख देते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए ऑप्शन को आप ऐसे टिक करें, ठीक है। तो हो गई ये आपकी एक्सरसाइज डन।